ओके, देखो सेकंड प्रॉब्लम देखो, रिलेटेड टू फायर इंश्योरेंस क्लेम. A fire occurred in the business premises of Bonfire Enterprises on 30th September 2015. They close their books on 30th June every year. ओके, एक्चुअली क्लोजिंग ईयर देखो, यहाँ पर क्लोजिंग ईयर उन्होंने 30 जून दिया हुआ है. एक्चुअली नॉर्मली हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31st मार्च, नहीं तो 31st दिसंबर. बट एक्चुअली आरओसी का परमिशन लेकर सम कंपनीज एक्चुअली कैन चेंज देयर एक्चुअली अकाउंटिंग पीरियड. ओके, अकाउंटिंग ईयर. अभी इन्होंने अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया 30 जून, जो एंड होने वाला है, मतलब 1 जुलाई टू 30 जून ऐसे अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं. ओके, ये एक्चुअली आरओसी से परमिशन ले लेते हैं, मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी से परमिशन ले लेते हैं. कभी उनका, कभी ये ऐसे कब करते हैं एक्चुअली, जब उनका कभी फॉरेन में सब्सिडरी रहेगा और वहाँ पर फॉरेन में कुछ एक्चुअली ऐसे भी कंट्री रहते हैं कि किसी किसी कंट्री में 11 ईयर्स का भी, 11 मंथ्स का भी एक्चुअली ईयर फॉलो होता है. ओके, मतलब कहे कहीं पर किसी कंट्री में 31st दिसंबर क्लोजिंग ईयर रहता है, किसी कंट्री में 31st मार्च क्लोजिंग ईयर रहता है. तो कभी कभी जब सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कभी फॉरेन में रहेगी, तो जो इंडियन कंपनी है वो क्या करती है एक्चुअली, आरओसी को एप्लीकेशन करके उसका अकाउंटिंग ईयर एंड है वो चेंज करके लेती है, सो दैट दे कैन कंसोलिडेट देयर अकाउंट्स विद देयर सब्सिडरी और द होल्डिंग कंपनी. ओके, तो एक्चुअली ये अभी इनका ईयर एंड 30 जून है. अभी वो हमें एक्चुअली उसका कुछ एक्चुअली करने का नहीं है. यहाँ पर हमारा, यहाँ पर उन्होंने ईयर एंड क्या बताया, 30 जून बताया, तो हमें 30 जून ही कंसिडर करके हमें फॉलो करने का है पूरा. ओके, 30 जून करके हमें अकाउंट्स एक्चुअली क्लोज करने का है. ओके, मतलब ईयर एंड 30 जून है. ओके, अभी देखो उन्होंने एक्चुअली इन्फॉर्मेशन कौन सी दी है. देखो, फायर कब ऑकर्ड हुई है, 30 सितंबर 2015 को ऑकर्ड हुई है. मतलब एक्चुअली ईयर एंड के, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब ईयर एंड होने के बाद 3 मंथ्स के बाद में एक्चुअली फायर ऑकर्ड हुई है. मतलब ईयर एंड के बाद 3 मंथ्स है, मतलब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड कितना रहेगा, 3 मंथ्स रहेगा. ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड कितना रहेगा, 3 मंथ्स रहेगा. मतलब 1 जुलाई 2015 टू 30 सितंबर 2015, ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का पीरियड रहेगा. ओके, और अभी देखो यहाँ पर उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है 30 जून 2015, मतलब करंट ईयर का जो लास्ट ईयर था उसका क्लोजिंग स्टॉक हमें प्रोवाइड किया है. ये स्टॉक प्रोवाइड किया है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है. नेक्स्ट करंट पीरियड का परचेसेस दिया हुआ है. ओके, देखो 1 जुलाई 2015 टू 30 सितंबर 2015, मतलब ये करंट ईयर का, करंट मतलब जिस ईयर में फायर ऑकर्ड हुआ है उस ईयर का एक्चुअली उन्होंने हमें परचेसेस प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, सेम सिचुएशन उन्होंने सेल्स भी वैसे ही प्रोवाइड किया हुआ है, फ्रॉम 1 जुलाई 2015 टू 30 सितंबर 2015, मतलब करंट ईयर का एक्चुअली उन्होंने सेल भी प्रोवाइड किया हुआ है. मैं भी देखो अभी करंट ईयर किसको बोलता हूँ, जिस ईयर में फायर ऑकर्ड हुआ है उस ईयर को मैं करंट ईयर करके कंसिडर कर रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ एक्चुअली बोलते समय. और प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा बोल रहा हूँ, जो जिसका कभी इंफॉर्मेशन कभी प्री, मतलब करंट ईयर से पहले वाला जो ईयर है वो मैं प्रीवियस ईयर का करके मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली. ओके, तो अभी देखो सेल्स दिया है वो करंट ईयर का दिया है, जिस ईयर में फायर ऑकर्ड हुआ है उसी ईयर का उन्हें सेल्स दिया, सेल्स प्रोवाइड किया हुआ है. नेक्स्ट जो वेजेस दिया है वो भी करंट ईयर का ही दिया है. देखो 1 जुलाई 2015 टू 30 सितंबर 2015, मतलब वेजेस जो प्रोवाइड किया है वो भी करंट ईयर का प्रोवाइड किया है. मतलब उसके बाद में उन्होंने दिया कैरेज इनवर्ड फॉर द अबव पीरियड, मतलब अबव पीरियड मतलब ये वाला जो पीरियड दिया है उसी पीरियड का हमें कैरेज इनवर्ड भी दिया हुआ है और सेम पीरियड का हमें कैरेज आउटवर्ड भी दिया हुआ है. ओके, तो इतना में इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया हुआ है. अपने अब तक जो इन्फॉर्मेशन देखा उसमें आपने देखा कि प्रीवियस ईयर का सिर्फ हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का हमें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, बाकी कुछ एक्चुअली इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर का दिया नहीं है. ओके, प्रीवियस ईयर का और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उन्होंने. ओके, तो अभी देखिए आगे रीड करता हूँ. एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. देखो अभी इस प्रॉब्लम में उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है. ओके, मैंने ऑलरेडी बोला था जब ग्रॉस प्रॉफिट जब हमें प्रोवाइड करेंगे तो हमें डायरेक्टली क्या प्रिपेयर करने का है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. और ग्रॉस प्रॉफिट कभी दिया नहीं रहेगा तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट ईयर का जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उस टाइम पे प्रॉब्लम में, तो लास्ट ईयर का इन्फॉर्मेशन हमें यूज़ करके क्या करना पड़ता है,
ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर का और उसके प्रीवियस ईयर का, मतलब जितने ईयर का इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर का दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर का जितने इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा उतने ईयर का हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते, उसका जीपी रेट फाइंड आउट करते और जीपी रेट यूज़ करके हम करंट ईयर को मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को वो अप्लाई करते। एवरेज जीपी रेट नहीं तो जिस जो सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम वो एक्चुअली वहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेकिन करंट प्रॉब्लम में हमें ऑलरेडी उन्होंने जीपी दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। एक और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट दिया हुआ है। नॉर्मली हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो रहता है तो वो रेशियो क्या रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो रहता है। हमारा फॉर्मूला क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100, मतलब वो जो रेशियो रहता है वो ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो रहता है। ओके लेकिन उन्होंने ये अभी करंट प्रॉब्लम में जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने जो प्रोवाइड किया हुआ है, उन्होंने क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है उन्होंने। ओके तो जब ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो जब प्रोवाइड करेंगे तो हमें थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट हमें मालूम नहीं रहेगी। हम जब सॉल्व करेंगे तभी हम देखेंगे हमें कॉस्ट मालूम नहीं रहेगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा हमारा, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है तो हमारा टोटल कॉस्ट हमें मालूम नहीं रहेगा। ओके तो जब टोटल कॉस्ट हमें मालूम नहीं रहेगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसकी वजह से वो प्रॉपर रीड करने का है। नहीं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो डायरेक्टली वो सेल पे अप्लाई कर देता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि रीड करते समय ये प्रॉपर रीड करो, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दिया हुआ है। ओके उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो दिया नहीं है। ओके तो ये बात ध्यान रखना और उस हिसाब से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो क्या रहेगा वो कैलकुलेट करने का, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं एक्चुअली आपको दिखाऊंगा। ओके उसके बाद में उन्होंने एक दिया है हमें स्टॉक ऑफ द व्हॅल्यू ऑफ ₹75,000 कुड बी सॅल्वेज, म्हणजे आपल्याला सॅल्वेज व्हॅल्यू उन्होंने हमें सॅल्वेज व्हॅल्यू भी प्रोवाइड की है, ₹75,000 है। ओके ये हम कब यूज़ करेंगे, सेकंड स्टेप में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने दिया है द पॉलिसी वॉज फॉर ₹2,50,000, पॉलिसी के अमाउंट है 2,50,000, द क्लेम वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ओके ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है। और इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल। स्टॉक इन द बिगिनिंग वॉज कैलकुलेटेड एट 10% लेस देन द कॉस्ट, मतलब जो स्टॉक जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर को जो स्टॉक जो मेंशन किया हुआ है वो लेस देन द 10% कॉस्ट मेंशन किया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओके 10% लेस देन द कॉस्ट मतलब कितना, ओरिजिनल कितना रहेगा 100%, उसमें 10% लेस है, मतलब अभी ये जो मेंशन हुआ जो कॉस्ट है वो कितना रहेगा, वो कितना रहेगा 90 रहेगा, मतलब वो जो कॉस्ट हमें अभी प्रोवाइड किया हुआ है 90% हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हमें वो 100% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉक वैल्यू डिवाइड बाय 90 इंटू 100, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और 100% में कन्वर्ट कर देंगे। ओके वो सिंपल एक्चुअली है, हमें दिया हुआ है कि ₹6 है, वो ओरिजिनल कॉस्ट के 60% है, ऐसे दिया हुआ है ₹6 है, वो ओरिजिनल कॉस्ट के 60% है। ऐसे हमें जब इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60 इंटू 100 करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ₹6 है लेकिन वो ओरिजिनल कॉस्ट के 60% है। ओके तो हम ओरिजिनल कॉस्ट हमारा कितना रहेगा, एक मिनट का, सिक्स डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 ₹10 रहेगा, हमारा ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहेगा ₹10 रहेगा। देखो ₹10 के 60% निकालो तो ₹6 आ रहा है। ओके मतलब जब हमें किस एक कॉस्ट दे दी है और उसके परसेंटेज हमें दे दी है, हमें 100% निकालने का है, तो हम क्या करते हैं, जो कॉस्ट दिया हुआ है उसमें वो कितना परसेंट है 60%, इसकी वजह से डिवाइड बाय 60% करते हैं तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट निकल के आता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, हमें जो कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है वो 90% है, 90% है, तो हमें 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो ओरिजिनल कॉस्ट जो दिया हुआ है, जो कॉस्ट दिया हुआ है जो 90% है, तो डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर देंगे, मतलब डिवाइड बाय 90% कर देंगे तो हमें 100% हमें कॉस्ट मिल जाएगा। ये देखो ये एग्जाम्पल देखो, हमें कॉस्ट दिया हुआ है ₹6 और उन्होंने बताया ₹6 है वो 60% है,
₹6 है वो 60% है, तो हमें 100% निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6 डिवाइड बाय 60%, परसेंट मतलब एक्चुअली यह इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय परसेंट कर देंगे तो इंटू 100 हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 6 डिवाइड बाय 60% साइन प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली ₹10 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर करने के लिए हमें यहाँ पर परसेंट का साइन नहीं है, मतलब परसेंट साइन का बटन नहीं है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं 6 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो हमारा 10 जो आंसर आ रहा है, मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है हमारा ₹10 आ रहा है, तो ₹10 के 60% निकाल के देखो, तुम्हारा क्वेश्चन है वो आ जाएगा ₹6 है। ओके, हम यहाँ पर भी एक्चुअली वेरिफिकेशन करके दिखाऊंगा मुझे आपको एक्चुअली कैसे वो 90% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो कॉस्ट दिया हुआ है जो 90% है वो डिवाइड बाय 90% कर देंगे तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, तो वो हम कर देंगे एक्चुअली। उसके बाद में देखो परचेसेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर 25,000। अभी जो परचेसेस जो प्रोवाइड किया हुआ है उसमें उन्होंने रॉन्गली फर्नीचर इंक्लूड कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर क्या परचेसेस है क्या? ओके, फर्नीचर है वो परचेसेस नहीं है। ओके, फर्नीचर परचेसेस नहीं है, फर्नीचर तो फिक्स एसेट है, तो फिक्स एसेट को एक्चुअली डेबिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्गली परचेसेस को डेबिट हो गया। तो ओरिजिनल हम फाइनल अकाउंट जब प्रिपेयर करते थे तो क्या करते थे, हम परचेसेस में से लेस करते थे और सेकंड इफेक्ट देते थे, फर्नीचर में ऐड करते थे। लेकिन करंट प्रॉब्लम में हमें कुछ फर्नीचर का अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, करंट प्रॉब्लम में फर्नीचर का हमें अदर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम फर्नीचर को कुछ नहीं इफेक्ट देंगे, लेकिन एक इफेक्ट तो हमें देना पड़ेगा कि परचेसेस है वो कम करना पड़ेगा। ओके, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, सिर्फ परचेसेस में से लेस कर देंगे ₹25,000, लेस फर्नीचर परचेस, मतलब वो रॉन्गली इंक्लूडेड है। ओके, वो हमें करेक्ट करने के लिए हमें लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट और दिया हुआ है उन्होंने, अमाउंट स्पेंट फॉर ब्रिंगिंग एंड सेटिंग अप द फर्नीचर इन द ऑफिस वॉज ₹5,000 विच वॉज इंक्लूडेड इन कैरेज इनवर्ड। ओके, ये भी रॉन्गली इंक्लूडेड है। कैरेज इनवर्ड में फर्नीचर जो कॉस्ट रहता है, देखो आपको पता रहेगा जब हमने डेप्रिसिएशन का जब हम करते थे, एक्चुअली डेप्रिसिएशन टॉपिक हमारा जब 12th और 11th में आपका डेप्रिसिएशन टॉपिक हुआ होगा एक्चुअली, नहीं तो फिक्स एसेट का भी जब एंट्री करते थे तो आपको ये पता रहेगा कि जब जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, नहीं तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहते हैं रिलेटेड टू परचेस ऑफ फर्नीचर और रिलेटेड टू परचेस ऑफ फिक्स एसेट, ओके, तो वो क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते। कैपिटलाइज मतलब वो एसेट में हम इंक्लूड कर देते। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, जो फर्नीचर परचेस करने के टाइम का जो कैरेज इनवर्ड है वो इन्होंने क्या कर दिया, एक्चुअली वो कैरेज इनवर्ड में ऐड कर दिया, वो रॉन्गली ऐड हो गया। एक्चुअली उनको वो फर्नीचर में ऐड करना चाहिए था। ओके, रॉन्गली उनका ऐड हो गया एक्चुअली कैरेज इनवर्ड में, तो ये भी हमें करेक्ट करना पड़ेगा। जो कैरेज इनवर्ड है वो हमें 5,000 से कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रिलेटेड टू कैरेज इनवर्ड है, वो रिलेटेड टू गुड्स रहना चाहिए। ओके, जो हमने गुड्स जो परचेस किया वो रिलेटेड रहना चाहिए, लेकिन ये रॉन्गली एक्चुअली फर्नीचर जो परचेस किया वो अमाउंट वहाँ पर ऐड हो गया, तो इसकी वजह से वो भी हम ₹5,000 हम कैरेज इनवर्ड से हम लेस कर देंगे। ओके, तो एडजस्टमेंट क्या क्या दिया हुआ है, फॉर कॉस्ट का ओरिजिनल वैल्यू निकालने का है, परचेसेस में से 25,000 हमें लेस करने का है, और कैरेज इनवर्ड से 5,000 हमें लेस करने का है। ओके, ये एक्चुअली उन्होंने इतना हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्चुअली दिया हुआ है, तो हमें ये 3 एडजस्टमेंट करना है। लेकिन अब एडजस्टमेंट है, लेकिन उसका एक ही इफेक्ट होगा, यहाँ पर ड्यूअल इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि हम पूरा फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये एक्चुअली मेमोरेंडम है, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। ओके, तो इसके वजह से यहाँ पर ये ड्यूअल इफेक्ट होने का चांसेस नहीं है, यहाँ पर ड्यूअल इफेक्ट हमें देने का नहीं है। ओके, तो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ड्यूअल इफेक्ट देने का नहीं है, सिर्फ हमें जो हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसका जो कॉस्ट वैल्यू है वो प्रॉपर कैलकुलेट करने के लिए स्टॉक का वैल्यू हम करेक्ट मेंशन कर देंगे, परचेसेस में से 25,000 लेस कर देंगे, और कैरेज इनवर्ड से हम ₹5,000 हम लेस करने वाले हैं। ओके, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले हमें क्या पर प्रिपेयर करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ओके, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में पहले मेंशन कर देंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। ओके, अभी ओपनिंग स्टॉक देखो, हमें जो स्टॉक दिया हुआ है उन्होंने क्या बताया, ये जो स्टॉक दिया हुआ है वो एक्चुअली 10% लेस देन द कॉस्ट रहेगा, तो इसकी वजह से हमें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओरिजिनल कॉस्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ओरिजिनल कॉस्ट में हमें कन्वर्ट करने के लिए
हम स्टॉक हम निकाल देंगे यहाँ पर। स्टॉक स्टॉक का वैल्यू हमें 90% स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ है, तो 100% करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हमें वो प्रिपेयर करना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पर ना, ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो मेंशन किया हुआ है वहाँ पर और एक्चुअली चीज़ आ जाएगी एक्चुअली, यहाँ पर ऊपर एक्चुअली कंपनी का नाम आ जाएगा। कंपनी का नाम क्या है, बोनफायर एंटरप्राइजेस, इन द बुक्स ऑफ बोनफायर एंटरप्राइजेस। ओके, ये यहाँ पर आ जाएगा बोनफायर एंटरप्राइजेस। ओके, और दूसरी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट जो रहता है वो फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जुलाई 2015 टू 30 सितंबर 2015, ये पीरियड रहेगा। ओके, ये पीरियड रहेगा उसका। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक का वर्किंग नोट में हमें निकालना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक हम निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 3,60,000 दिया हुआ है, 3,60,000, लेकिन वो कितना है 90%। इसके वजह से डिवाइड बाय 90 इंटू 100 कर दो तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट मिल जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहेगा, 4 लाख रुपीज़ रहेगा। ये वर्किंग नोट में हम आपको दिखाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक, और वो ये फॉर्मूला यूज़ करके आपको दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 3,60,000, जो कितना है 90% है, तो 100% कितना रहेगा 4 लाख रुपीज़ रहेगा। ओके, अभी आप कंफर्म कर सकते हैं ये फॉर्मूला। देखो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 3,60,000 है, मतलब जो कॉस्ट प्रोवाइड किया हुआ है 3,60,000 और ये 90% है, तो इसके 90% निकालेंगे तो आपको वो 3,60,000 आना चाहिए। ये देखो 3,60,000 आ रहा है, मतलब ओरिजिनल जो कॉस्ट का वैल्यू था उसके 90% कॉस्ट मेंशन किया हुआ है वो 3,60,000 है। ओके, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 90 इंटू 100 ये करना पड़ेगा, तो हमको ये ओरिजिनल कॉस्ट आ गया। क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक का ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो निकल के आ गया। ओके, 4 लाख रुपीज़ वो हम मेंशन कर देंगे, कॉस्ट वैल्यू वो हमें मेंशन करने का है। ओके, उसके बाद में हमें क्या मेंशन करने का, देखो परचेसेस दिया हुआ है, परचेसेस 6 लाख रुपीज़ है, लेकिन अभी ये इनर कॉलम में मेंशन करना पड़ेगा रुपीज। इनर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे टू परचेसेस। ओके, परचेसेस इनर कॉलम में हम मेंशन कर देंगे कितना, 6 लाख रुपीज़ है। अभी दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पर हम कर देते हैं डायरेक्टली। ओके, क्या क्या एडजस्टमेंट है, लेस फर्नीचर, फर्नीचर परचेस। ओके, लेस फर्नीचर परचेस कितना है, फर्नीचर का वैल्यू 25,000 रुपीज़। ओके, और आउटर कॉलम को एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा परचेसेस का वो हम मेंशन कर देंगे, वो आ रहा है 5,75,000। ओके, एक्चुअली यहाँ पर लेस फर्नीचर परचेस। ओके, नेक्स्ट देखो सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स हमें कहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड को मेंशन करना पड़ेगा। कितना है, 10 लाख रुपीज़ है सेल्स, बाय सेल्स। ओके, 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट देखो वेजेस दिया हुआ है, वेजेस 2,30,000, 2,30,000। ओके, नेक्स्ट हमें कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, लेकिन एक एडजस्टमेंट है, हमने अभी अभी देखा एडजस्टमेंट है कैरेज इनवर्ड का। कैरेज इनवर्ड रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, जो फर्नीचर का जो वैल्यू है कैरेज इनवर्ड का वो एक्चुअली कैरेज इनवर्ड में ऐड कर दिया, एक्चुअली वो रॉन्गली ऐड कर दिया एक्चुअली। ओके, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। ओके, तो लेस फर्नीचर एक्सपेंसेस। ओके, फर्नीचर एक्सपेंसेस कितना है 5,000 रुपीज़, वो लेस करके आउटर कॉलम का अमाउंट, हमारा अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज़। ओके, और एक चीज़ हमें यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। अभी बताओ कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या यहाँ पर, कैरेज आउटवर्ड कहाँ पर ट्रांसफर होता है, कैरेज आउटवर्ड आएगा क्या यहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट को कैरेज आउटवर्ड हम मेंशन कर देंगे क्या। ओके, उन्होंने एक एक्चुअली एडिशनल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए। कैरेज आउटवर्ड इज नॉट द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। ओके, वी विल नॉट ट्रांसफर इट टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सो इग्नोर इट। एक्चुअली कैरेज आउटवर्ड का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है, एक्चुअली उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी है एक्चुअली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए।
ओके, तो कैरेज आउटवर्ड हमें यहाँ पर मेंशन नहीं करने का है, वो पार्ट ऑफ द पीएनएल अकाउंट है। हम पीएनएल अकाउंट यहाँ पर नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही प्रिपेयर करने का है। तो कैरेज आउटवर्ड का यहाँ पर कुछ भी मतलब नहीं है, दिया हुआ है वो इग्नोर कर देंगे हम लोग। ओके, ओके, तो आई थिंक अभी मुझे लगता है ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, अभी हम एक्चुअली यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग अमाउंट नहीं रहेगा, अभी इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट जो प्रॉब्लम में जो परसेंटेज दिया हुआ है, वो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 33.33% ऑन कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। हमें कभी क्लोजिंग स्टॉक कभी मालूम रहता तो ये पूरा हम डेबिट का टोटल कर देते माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देते थे, तो हमें एक्चुअली कॉस्ट प्राइस मालूम गिरता था। लेकिन हमें करंट सिचुएशन में हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है और हमें सेलिंग प्राइस मालूम है। तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज हमें जो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है ना, वो हम सेलिंग प्राइस में हम कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जो परसेंटेज हमें वो उन्होंने दिया हुआ है वो हम सेलिंग प्राइस में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें वो पता चलेगा एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर मैं अभी निकालता हूँ एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। ओके, यहाँ पर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स अभी निकाल देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें प्राइस हमें एक प्राइस हमें प्रोवाइड किया है उन्होंने सेल्स हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, सेल्स उन्होंने दिया हुआ है। ओके, और जो परसेंटेज दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट का वो कॉस्ट प्राइस पे दिया हुआ है। ओके, तो हमें वो परसेंटेज निकाल, सेल प्राइस पे कितना परसेंटेज रहेगा वो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला एक यूज़ करना पड़ेगा। देखो कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअली। एक मैंने मुझे लगता है आपको लास्ट किसी एक टॉपिक में आपको बताया भी रहेगा, जब एक प्राइस पे परसेंटेज दिया हुआ है और दूसरा प्राइस ही प्रोवाइड करते तो उस टाइम पे हमें कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालते, तो वो एक्चुअली मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो, जिस प्राइस पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है उस प्राइस को हम 100 एज्यूम कर देंगे। ओके, तो सेल पे हमें सॉरी कॉस्ट पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम कर देंगे। ओके, अभी कॉस्ट प्राइस पे उन्होंने कितना प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे उन्होंने कितना प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो 33.33% उन्होंने दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंटेज उन्होंने दिया है, 33.33% दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक्चुअली सेल प्राइस हम निकाल देंगे। सेल्स कितना रहेगा, तो सेल के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आपको मालूम है वो फॉर्मूला भी एक्चुअली, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ये सेल का अमाउंट आ जाएगा। ओके, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स अमाउंट, तो सेल्स अमाउंट कितना रहेगा, 133.33 रहेगा। ओके, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 133.33 जब सेल प्राइस रहेगा तो प्रॉफिट कितना। ओके, इस प्रकार से हमें सेल प्राइस हमें मालूम है, सेल प्राइस है 10 लाख रुपीज़। ओके, तो सेल प्राइस हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब सेल प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय सेल परसेंटेज, ऐसे करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पर सेल्स डिवाइड बाय ये इनटू प्रॉफिट। ओके, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एक्चुअली 2,50,000 एक्चुअली वो, क्योंकि ये एक्चुअली फिगर जो प्रोवाइड किया हुआ है ना वो एक्चुअली एक्सेल के वजह से वो वैसे हो रहा है एक्चुअली। अदरवाइज ये डायरेक्टली अमाउंट आप कभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे ना तो 2,50,000 एक्चुअली हम राउंड अप कर देंगे एक्चुअली ये अमाउंट। ये 18-19 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो एक्चुअली राउंड अप कर देते हैं एक्चुअली 2,50,000 रुपीज़। ओके, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया एक्चुअली। कैसे निकाले देखो, यहाँ पर आप परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, कितना परसेंटेज है ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना डायरेक्ट हम रुपीज़ में कैलकुलेट कर दिया। आप परसेंटेज भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यहाँ पर कितना पर सेल का भी 100% रहेगा तो प्रॉफिट कितना, ऐसे कभी आप यहाँ पर कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो आपको प्रॉफिट का परसेंटेज भी मिलेगा, सेल पे कितना रहेगा। ओके, डिवाइड बाय 133.33 इंटू 33.33, तो प्रॉफिट पे परसेंटेज है 25% है। ओके, प्रॉफिट पे 25% है। ओके, सेल प्राइस पे 25% है। ओके, सेल प्राइस पे 25% है प्रॉफिट। ओके, कॉस्ट प्राइस पे 33.33% है। तो जब कॉस्ट प्राइस पे 33.33% प्रॉफिट रहेगा तो सेलिंग प्राइस पे हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, 25% रहेगा। अभी कैलकुलेट करके देखो, ये सेल प्राइस है उस पर 25% ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखो तो आपको मिल जाएगा वो 2,50,000 रुपीज़। ओके, तो ये एक्चुअली कैलकुलेशन करना जरूरी है, कैसे किया वो देखो। एक्चुअली कॉस्ट प्राइस पे हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 एज्यूम किया,
उस पर उन्होंने प्रॉफिट दिया तो 33.33, मतलब 100 पे 33.33% निकालेंगे तो 33.33 ही आएगा। उसके बाद में हमने सेल प्राइस निकाला। सेल प्राइस निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज़ किया, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। उसके बाद में उन्होंने हमें ये 133.33 सेल प्राइस, वो सेल्स है, हमें सेल्स दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़, तो 10 लाख रुपीज़ पे कितना प्रॉफिट आएगा वो हमने यहाँ पर निकाला। नहीं तो सेल्स हम 100 एज्यूम कर दिया तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, क्योंकि परसेंटेज मतलब क्या है, 100 पे कितना पोर्शन है, 100 में कितना पोर्शन है वो हम निकालते। तो 100 कभी सेल 133.33 रहेगा तो प्रॉफिट 33.33 रहता है, तो सेल 100 रहेगा तो प्रॉफिट कितना आएगा, ओके सेल 100 रहेगा तो प्रॉफिट आएगा 25%, मतलब हमारे 10 लाख पे कितना परसेंट प्रॉफिट आएगा, 25% हमारा प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट कितना आएगा 2,50,000 रुपीज़। तो ये हमने निकाला है 2,50,000 रुपीज़। ओके, अब हम हमारे एक्चुअली प्रॉफिट, हमने एक्चुअली ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, तो उसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बैलेंसिंग अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। वो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा क्या रहेगा, जो हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा। वो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा, मुझे लगता है 4,60,000 आएगा। ओके, 4,60,000 ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ये बैलेंसिंग अमाउंट है। ओके, और एक चीज़ एक्चुअली यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले हमें वो स्टेप लिखना जरूरी है। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ओके, अभी सेकंड स्टेप, हमारा फर्स्ट स्टेप का हमारा आंसर क्या फाइंड आउट हुआ। ओके, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू, हमारे फर्स्ट स्टेप का आंसर क्या फाइंड आउट हुआ, इज इक्वल टू 4,60,000 रुपीज़, 4,60,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप का आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके ओके, क्योंकि ये हमारा निकल गया, मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक मतलब ही स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक मतलब ही स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है, तो हमें फर्स्ट स्टेप का आंसर मिल गया। अभी सेकेंड स्टेप हम निकालेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, तो उसके लिए हमें निकालने के लिए एकदम सिंपल है। क्या करना पड़ता है हमें, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं लॉस बाय फायर निकालने के लिए, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर लेस साल्वेज वैल्यू। ओके, लेस साल्वेज वैल्यू। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमने निकाला है, 4,60,000 रुपीज़ हमारा आया है, 4,60,000 माइनस साल्वेज वैल्यू हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है, साल्वेज वैल्यू है 2,50,000। ओके, तो साल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे 2,50,000, तो हमें कैलकुलेट हो जाएगा स्टॉक ऑन लॉस बाय फायर, हमें कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये लॉस बाय फायर हमारा कैलकुलेट हो गया। ओके ओके, तो लॉस बाय फायर हमारे यहाँ पर हम सेपरेट चाहिए तो मेंशन कर देंगे, लॉस बाय फायर इज इक्वल टू रुपीज़ 2,10,000। ओके, लॉस बाय फायर इज इक्वल टू रुपीज़ 2,10,000। ओके, और फाइनली हम थर्ड स्टेप हम कर देंगे कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। 3 स्टेप में हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, सेकंड है कैलकुलेशन ऑफ लॉस बाय फायर, और थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। ओके, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम। अभी थर्ड स्टेप कैलकुलेट करते समय हमें क्या करना पड़ता है सिर्फ, ओके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पर ओवर इंश्योरेंस है, अंडर इंश्योरेंस है या पार इंश्योरेंस है, वो हमें पहले कंफर्म करना पड़ेगा। ओके, कौन सा इंश्योरेंस है वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा पॉलिसी अमाउंट से। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 4,60,000 और पॉलिसी अमाउंट कितनी है, अरे सॉरी यार, साल्वेज वैल्यू 2,50,000 नहीं है, साल्वेज वैल्यू 75,000 है। एक मिनट, साल्वेज वैल्यू 75,000 है, तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ जाएगा 3,85,000 है। ओके, 3,85,000 आएगा, स्टॉक ऑन लॉस बाय फायर आ जाएगा। ओके, साल्वेज वैल्यू एक्चुअली 75,000 है। ओके, अभी पॉलिसी अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड की है 2,50,000 रुपीज़, तो हम कंपेयर करेंगे 2,50,000 रुपीज़ स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर से। ओके, पॉलिसी अमाउंट है
पॉलिसी अमाउंट है 2,50,000 रुपीज़ एंड स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है 4,60,000। अभी मुझे बताओ ये जो 4,60,000 है वो फुल्ली इंश्योर्ड है क्या? 4,60,000 है वो जो सभी स्टॉक इंश्योर्ड है क्या? फुल्ली इंश्योर्ड है तो नहीं, क्योंकि उसमें से सिर्फ 2,50,000 ही स्टॉक इंश्योर्ड है, रिमेनिंग स्टॉक अनइंश्योर्ड है। मतलब यहाँ पर अंडर इंश्योरेंस का केस है। और जब अंडर इंश्योरेंस रहेगा तो हमें एवरेज क्लॉज अप्लाई करके हमें फॉर्मूला यूज़ करने पड़ता है क्लेम निकालने के लिए। तो यहाँ पर अभी क्लेम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस बाय फायर। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का है क्लेम निकालने के लिए। ओके, ये फॉर्मूला हम ये फॉर्मूला का हम यहाँ पर आंसर निकाल देते हैं। पॉलिसी अमाउंट कितनी है 2,50,000। ओके, डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कितना है? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर है 4,60,000 डिवाइड बाय 4,60,000 इनटू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना है 3,85,000। लॉस बाय फायर है 3,85,000। तो यहाँ पर हम क्लेम का अमाउंट निकाल देते हैं। क्लेम का अमाउंट आएगा 2,50,000 डिवाइड बाय 4,60,000 इनटू लॉस बाय फायर। तो क्लेम का अमाउंट आ रहा है 2,09,240 लिख देंगे। ओके, तो क्लेम का अमाउंट यहाँ पर हम डायरेक्टली निकाल देंगे। क्लेम अमाउंट, क्लेम इज इक्वल टू रुपीज़ 2,09,240 राउंड अप कर देंगे वो एक्चुअली। ओके, ये क्लेम का अमाउंट आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये फाइनल आंसर है हमारा। ओके, किसको कन्फ्यूजन है इसमें? दो चार चीज इसमें नया था एक्चुअली इस प्रॉब्लेम में। बघा पुन्हा एकदा सांगतो, 2-3 गोष्टी आपल्या प्रॉब्लेममध्ये नवीन होत्या। त्या पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला जो स्टॉक जो प्रोव्हाइड केलेला होता तो 90% ऑफ कॉस्ट दिलेला होता। ओके, 90%, 10% लेस दॅन द कॉस्ट म्हणजे 90% ऑफ कॉस्ट प्रोव्हाइड केलेला होता। तो आपण कन्वर्ट करण्यासाठी डिवाइड बाय 90 इंटू 100 केलं। स्टॉक दिले होता 3,60,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100। आपण काय केलं 3,60,000 डिवाइड बाय 90 इंटू 100 हा फॉर्म्युला यूज करून आपण व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली। ती स्टॉकची व्हॅल्यू आपण इथे मेन्शन केलेली आहे। ओके, ती स्टॉकची व्हॅल्यू आपण इथे मेन्शन केलेली आहे। दुसरी गोष्ट काय दिलेली होती, परचेसेस दिलेले होते, सेल्स दिले होते, वेजेस दिले होते, कॅरेज इनवर्ट दिलेले होते, ते करंट पिरियडचे दिलेले होते, ते आपण डायरेक्टली ॲज इट इज आपण मेन्शन करणार आहे। ओके, पण त्याच्यामध्ये रिलेटेड काही ॲडजस्टमेंट आहेत। ओके, कॅरेज आउटवर्ड आपल्याला दिलेलं होतं ते फसवायला दिलेलं ॲक्च्युअली। कॅरेज आउटवर्डची इथे गरजच नव्हती, कारण आपण P&L अकाउंट आपण प्रिपेअरच करत नाहीत। तर बरेच मुलं काय करतात, मग कॅरेज आउटवर्ड दिले ते ट्रेडिंग अकाउंटला ट्रान्सफर करून टाकतात आणि ते मिस्टेक होते तिथे। ओके, पण कॅरेज आउटवर्ड आपल्याला कुठे आपल्याला यूजच करायचं नाही, कारण आपण P&L अकाउंट आपण प्रिपेअरच करत नाही आहोत। ओके, त्यामुळे कॅरेज आउटवर्ड जे दिले ते ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन दिले त्याचा आपल्याला कुठेही यूज करायचं नाही आहे। ओके, दुसरी गोष्ट जे परचेसेस रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली होती की परचेसेसमध्ये परचेस ऑफ फर्निचर इन्क्लूड आहे, ते रॉंग आहे। परचेस ऑफ फर्निचर फर्निचरमध्ये ॲड करायला पाहिजे होतं, ते रॉंगली परचेसेसमध्ये ॲड झालेलं आहे। त्यामुळे आपण ते परचेसेसमधून आपण ते लेस केले, म्हणून इथे परचेसेसमधून आपण परचेस ऑफ फर्निचर आपण लेस केले आणि आउटर कॉलमला आपण अमाऊंट मेन्शन केली 5,75,000। ओके, दुसरी अजून एक गोष्ट दिलेली होती की कॅरेज इनवर्डमध्ये फर्निचर रिलेटेड जे कॅरेज होते ते इन्क्लूड केलेले होते, पण ते सुद्धा रॉंग आहे, ते आपण कॅपिटलाइज करणं गरजेचं होतं। त्यामुळे ते सुद्धा आपण कॅरेज इनवर्डमधून आपण लेस केलेले आहेत। ओके, आणि आउटर कॉलमला आपण 5,000 रुपीज आपण अमाऊंट मेन्शन केलेली आहे। ओके, तर ह्या 3 ॲडजस्टमेंट आपल्याला दिलेल्या होत्या, त्यानुसार आपण केल्या त्या ॲडजस्टमेंट। ओके, या सर्व गोष्टी ट्रान्सफर झाल्या, तेव्हा आपण आता ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला फाइंड आउट करायचं। तर ग्रॉस प्रॉफिटची इन्फॉर्मेशन आपल्याला कशी फाइंड आउट करायला लागेल, कारण इथे त्यांनी दिलेलं आहे ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशो दिलेला आहे। ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशो दिलेला आहे, म्हणजे आपल्याला कॉस्ट प्राईजवरती आपल्याला 33.33% आपल्याला ग्रॉस प्रॉफिट आपल्याला प्रोव्हाइड केलेलं आहे। पण करंट प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला कॉस्ट प्राईज माहितीच नाही, आपल्याला सेल प्राईज फक्त माहिती आहे, सेल प्राईज आहे 10 लाख रुपीज। तर त्या सिच्युएशनमध्ये आपला प्रॉफिट म्हणजे आपल्याला सेल प्राईजवरती किती पर्सेंटेज आहे ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन आपल्याला करायचं आहे। ओके, ते कॅल्क्युलेशन आपल्याला कसं करायचं आहे, ज्या प्राईजवरती आपल्याला पर्सेंटेज माहिती आहे ती प्राईज आपल्याला 100 ॲज्युम करायची आहे। ज्या प्राईजवरती आपल्याला पर्सेंटेज माहिती आहे ती प्राईज आपल्याला 100 ॲज्युम करायची। आपल्या कुठल्या प्राईजवरती आपल्याला पर्सेंटेज माहिती आहे, कॉस्ट प्राईजवरती, कारण ग्रॉस प्रॉफिट टू कॉस्ट रेशो दिला, म्हणजे कॉस्ट प्राईजवरती आपल्याला 100 म्हणजे ती प्राईज आपण 100 ॲज्युम केली। तिच्यावरती प्रॉफिट किती दिलेलं आहे त्यांनी 33.33% दिलेलं, मग 100 वरती 33.33 कधी पर्सेंट कधी फाइंड आउट केले तर येतात 33.33। त्यावरून आपण सेल प्राईज आपण फाइंड आउट केली। सेल प्राईज फाइंड आउट करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला यूज केला। ओके, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राईज प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। माले ते सेलची प्राइस आली 133.33।
ओके. आता तुम्ही दोन्ही प्रकारे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. सेल्सवरती पर्सेंटेज किती आहे ते सुद्धा इथे तुम्ही फाइंड आउट करू शकता, किंवा कॉस्ट किती आहे ते सुद्धा तुम्ही इथे फाइंड आउट करू शकता. ओके. बघा, कधी सेलवरती आपल्याला कधी पर्सेंटेज फाइंड आउट करायची असेल तर सेल प्राईस खालीच ते सेलवर पर्सेंटेज म्हणजे 100 सेल्स असताना किती प्रॉफिट असेल ते फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्ही काय करणार, डिवाइड बाय तिथे 100 मेन्शन करणार आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करणार. म्हणजे 133.33 असताना प्रॉफिट किती आहे, 33.33. तर 100 असताना प्रॉफिट किती असेल, तर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होईल 100 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.33. म्हणजे 100 डिवाइड बाय 133.33 इंटू 33.33 असं केल्यानंतर तुम्हाला 25% तुम्हाला अमाऊंट फाइंड आउट होईल. 25% म्हणजे सेलवरती किती पर्सेंट प्रॉफिट असणार आहे, 25%. तुम्ही डायरेक्ट अमाऊंट सुद्धा फाइंड आउट करू शकता. अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी बघा, अमाऊंट मेन्शन करायची, त्या खालोखाल अमाऊंट डिवाइड बाय हे इंटू हे, तर तुम्हाला अमाऊंट सुद्धा डायरेक्टली फाइंड आउट होईल. ओके. तर अमाऊंट फाइंड आउट केली तर ती सुद्धा येते 2,50,000 येते, आणि 25% ऑन सेल मेन्शन केले ते सुद्धा 2,50,000च येणार आहेत. ओके. आपण हे फाइंड आउट करून घेतले. बॅलन्सिंग अमाऊंट फाइंड आउट केली ती आली क्लोजिंग स्टॉक, आणि क्लोजिंग स्टॉक म्हणजेच फर्स्ट स्टेजचा आन्सर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. ओके. पहिल्या स्टेजचा आपल्याला आन्सर आपला फाइंड आउट झाला. सेकंड स्टेप आपली कॅल्क्युलेशन ऑफ लॉस बाय फायर. त्यासाठी एक फक्त सिंपल आपण एक फॉर्म्युला यूज करतो, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर मायनस सॅल्वेज व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू 75,000 रुपीज दिले, ते मायनस करून आपण लॉस बाय फायर आपण फाइंड आउट केला. ओके. लॉस बाय फायर आपण फाइंड आउट केला 3,85,000. ओके. आता थर्ड स्टेप आहे कॅल्क्युलेशन ऑफ क्लेम. आता थर्ड स्टेप सॉल्व करताना सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात ठेवायची, ती पार इन्शुरन्स आहे, अंडर इन्शुरन्स आहे का ओव्हर इन्शुरन्स आहे, ते आपल्याला पहिल्यांदा फाइंड आउट करायचं आहे. ते फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला पॉलिसी अमाऊंट आपल्याला कंपेअर करायची असते स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायरशी. पॉलिसी अमाऊंट आपल्याला स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायरशी आपल्याला कंपेअर करायची असते. तर पॉलिसी अमाऊंट आहे 2,50,000 आणि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आहे 4,60,000. ओके. म्हणजे सम गुड्स आर अनइन्शुअर्ड, म्हणजे इथे अंडर इन्शुरन्स आहे. पॉलिसी अमाऊंट कमी आहे, स्टॉक जास्त आहे, म्हणजे इथे अंडर इन्शुरन्स आहे. अंडर इन्शुरन्सची जेव्हा केस असेल तेव्हा आपल्याला क्लेम फाइंड आउट करताना हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायला लागतो. कधी ओव्हर इन्शुरन्स किंवा पार इन्शुरन्स असतं तर जेवढा लॉस बाय फायर आहे तेवढी आपण क्लेम अमाऊंट मेन्शन केली असते. पण करंट सिच्युएशनमध्ये पॉलिसी अमाऊंट कमी आहे स्टॉकपेक्षा, म्हणजे अंडर इन्शुरन्स आहे, काही गुड्स अनइन्शुअर्ड आहेत. तर त्या सिच्युएशनमध्ये आपला हा फॉर्म्युला यूज करायचा असतो क्लेम फाइंड आउट करण्यासाठी. ॲव्हरेज क्लॉज जेव्हा अप्लाय करतात तेव्हा ॲव्हरेज क्लॉज ॲक्च्युली अप्लाय होतो. ओके. त्यामुळे क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाऊंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस बाय फायर. ओके. हा फॉर्म्युला आपण यूज करून आपण आन्सर आपण फाइंड आउट केलं 2,09,240. ओके. 2,09,240. ओके. हे फायनल आपला आन्सर आहे. ओके. ओके. कोणाला काय कन्फ्युजन आहे याच्यामध्ये? ओके. ओके. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघूया. ओके. हा सर्व व्हिडिओ मी यूट्यूबला अपलोड करतो आहे. यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके. यूट्यूब चॅनलला तुम्ही या सर्व गोष्टी रिवाईज करू शकता. जे आपण जो प्रॉब्लेम जो सॉल्व केला आहे तो तुम्ही रिवाईज करू शकता. कुठली गोष्ट समजली नसेल तर तुम्ही ती पुन्हा बघू शकता व्हिडिओ. जे लेट जॉईन झालेले त्यांच्यासाठी सुद्धा ते पुन्हा पहिल्यापासून जे एवढं आपलं जे काही लेक्चरमध्ये झालेलं आहे ते सर्व एकदा बघू शकतात. ओके. यूट्यूबला मला असं दिसतं की यूट्यूबला कोणीही व्हिडिओ बघत नाही आहे. तर जे अटेंड करत नाही आहेत लेक्चर, जे उशिरा अटेंड करत आहेत, ज्यांना कुठली गोष्ट समजली नसेल तर त्यांनी यूट्यूबला व्हिडिओ बघा. तुम्हाला जे काही क्लॅरिफिकेशन असेल ते तुम्हाला यूट्यूबमध्ये बघून तुम्हाला समजेल. काही गोष्टी कधी राहिल्या असतील म्हणजे तुम्हाला काही गोष्टी समजल्या नसतील तर पुन्हा एकदा बघा, तुम्हाला ते क्लिअर होतील कदाचित. ओके. चॅनलला सबस्क्राईब करा यूट्यूब चॅनलला, आणि तुमच्या इतर फ्रेंड्समध्ये ते शेअर करा ॲक्च्युली. ओके. थँक्यू.